चलिए हेडिंग डालिए, शुरुआत करना है फिजिक्स लिखने की। आपकी सिर्फ फॉर्मेटिंग हुई है अभी। लिखो भौतिक विज्ञान, साइड हेडिंग डालोगे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। इसमें लिखना फिजिक्स, इंग्लिश में ही लिखना फिजिक्स। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और केमिस्ट्री कहाँ से लिया गया है? मिस्र से। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक, जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक चीज़ें। नेक्स्ट लाइन में लिखना प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है, क्या समझ पा रहे हैं इसे? देखिए, प्रकृति के मूलभूत नियमों, जैसे एग्जाम्पल हम लें न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? पढ़ा होगा, पहले तो पढ़ा होगा कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। तो इसे गति का पहला नियम कहा गया। तो वही लिखा है कि प्रकृति के मूलभूत नियम, मतलब घटनाएं कहाँ हो रही हैं? प्रकृति में। हम चल फिर रहे हैं ना, कोई भी चीज़ गति कर रही है या रुकी हुई है तो वो ये नेचर में दिख रहा है। तो वही लिखा हुआ है कि प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन और विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति मतलब हम उसको प्रूफ कर पाएँ, बता पाएँ। जैसे कि एक और चीज़ का एग्जाम्पल है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, और न्यूटन ने दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब न्यूटन ने ये देखा कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है, गिर तो रहा है सेब, और सेब कहाँ का शब्द है? अपना प्रकृति का, मतलब पेड़ पौधों से आता है, प्राकृतिक है, लेकिन वो नीचे ही क्यों गिर रहा है और ऊपर क्यों नहीं जा रहा? तो इससे एक नियम बना दिया, क्या? गुरुत्वाकर्षण का नियम। और इससे बाकी और चीज़ें भी प्रूफ की गई कि पलायन वेग से यदि हम अधिक फेंकेंगे तो वो ऊपर चले जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना, लेकिन उससे कम स्पीड होगी तो वो हमारे वायुमंडल और हमारे चारों ओर घूमते रहेगी। उसको लेके हम कितनी सारी चीज़ों को प्रूफ करते रहते हैं। तो वही लाइन लिखी हुई है कि प्रकृति के मूलभूत नियम, मतलब ये नियम सब पर लागू होंगे कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। यदि वो गति कर सकती है या स्थिर रह सकती है तो वो हर व्यक्ति पे, वस्तु पे सेम लागू होगा, है ना। तो मूलभूत नियमों का एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति,
बारिश नीचे ही क्यों आ रही है, ऊपर क्यों नहीं आ रही, है ना। ये प्राकृतिक परिघटनाएं हम प्रूफ करते हैं कि बारिश बादल से आती है, बादल आपस में जुड़ते हैं। अपन पढ़ेंगे अभी कि जैसे परमाणु सूर्य में पढ़ा अपन ने कि हाइड्रोजन और हीलियम का क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन, है ना। तो ये प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, लेकिन उसमें जो भी नियम लागू हो रहे हैं उसका अध्ययन करना हम क्या कहते हैं, फिजिक्स। ठीक है, एक बार पढ़िए, यदि कुछ और पूछना है तो पूछिए, ये लाइन यदि समझ में नहीं आ रही है आपको तो। हो गया क्लियर? चलिए अब हेडिंग डालिए, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। बताइए क्या हैं फिजिकल क्वांटिटीज़? जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सबसे मेन, हाँ, जो मेजरेबल हो, जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इमोशंस क्या होगा, भौतिक राशि होगी या नहीं? गुस्सा, प्रेम, घृणा, चिड़चिड़ाना, ये भौतिक राशियाँ नहीं हैं, मेजरमेंट है ही नहीं। कोई टेप से हम लिख नहीं सकते, बता नहीं सकते कि कितना गुस्सा आया किसी को। तो दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़। जो मेजरेबल नहीं है वो क्या नहीं है, फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। और दुनिया की जो भी चीज़ मेजरेबल है वो सब किस में आ जाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ या भौतिक राशि। तो लिखिए, किसी द्रव्य की, द्रव्य कहाँ से उठाया हमने, केमिस्ट्री से, है ना। तो सारे साइंस आपस में जुड़े मिलेंगे आपको, कहीं बायो के वर्ड भी आएंगे, कहीं आपको केमिस्ट्री के वर्ड भी आएंगे, और फिजिक्स तो है ही आपका, है ना। तो किसी द्रव्य या मैटर की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति, उचित, वैलिड, उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना, इवेंट, किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए, सटीक व्याख्या एकदम एग्जैक्ट वाली, है ना। किसी द्रव्य की सही स्थिति या उचित मात्रात्मक स्थिति या किसी परिघटना की सटीक व्याख्या के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है, जिन पदों का उपयोग किया जाता है, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। अर्थात जो कुछ भी मापनीय है, मापनीय, मेजरेबल, जो कुछ भी मापनीय है, भौतिक राशियों के अंतर्गत शामिल है। साइड हेडिंग डालिए, भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। इसमें लिखिए
पहला मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल राशियाँ, इसमें लिखना वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं, मतलब जिनके एक्सप्लेनेशन के लिए और किसी राशि की या क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों से स्वतंत्र हैं, मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण लिखिए आप, कौन कौन सी हैं? और हाँ, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। अगली लाइन में लिखना मूल राशियों की संख्या 7 है, और ये 7 यदि आप प्रॉपर टैली बना चुके हो तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस नंबर लिख लो। बना चुके हो ना उस दिन की कौन कौन सी हैं, तब दोबारा क्यों लिखोगे? ठीक है, मूल राशियों की संख्या 7 है। अगला लिखिए व्युत्पन्न राशियाँ। यदि किसी चीज़ को लिख के बताना हो तो बोल दीजिएगा व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। व्युत्पन्न क्या होती हैं? ये जिनके एक्सप्लेनेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मूल राशियों की, है ना? तो लिखिए वे भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर हैं। एक या एक से अधिक मूल राशियों पर निर्भर हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। हेडिंग डालिए मापन। मेजरमेंट। किसी चीज़ को मापने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, बताइए वो 2 चीज़ कौन कौन सी हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। लिखिए सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए दो तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है। सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए 2 तथ्यों का ज्ञान आवश्यक है। डैश करके पहला लिखना आंकिक मान। आंकिक ब्रैकेट में लिखो, आंकिक लिख के बताऊं? आंकिक मान ब्रैकेट में न्यूमेरिकल वैल्यू, NUMERICAL, न्यूमेरिकल वैल्यू, VALUE, न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेकंड लिखिए मात्रक या इकाई। मात्रक या इकाई ब्रैकेट में लिखिएगा यूनिट। अब साइड हेडिंग डालिए मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ या मापन की पद्धतियाँ, ऑब्लिक करके मापन की पद्धतियाँ।
इसमें लिखिए टोटल कितनी पद्धतियाँ हमने पढ़ी हैं बताइए? 4। कौन कौन सी? FPS, CGS, MKS और अपडेटेड SI। तो लिखिए भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए कोई इंग्लिश मीडियम वाला तो नहीं है? अक्षय तो हिंदी में लिखते हो ना? हाँ, आपको मेंस हिंदी में देना है। प्रयुक्त मात्रकों के लिए इंग्लिश वालों की प्रॉब्लम क्या होती है ना, उनको अच्छे से इंग्लिश आ पाती है ना अच्छे से हिंदी, है ना, क्योंकि वो उनको बेसिक्स प्रॉब्लम यही है ना कि स्कूल में वो इंग्लिश और हिंदी के बीच का पढ़ा के बेचारों की हिंदी भी डाउन, इंग्लिश भी डाउन, है ना। भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए 4 पद्धतियाँ हैं। 4 पद्धतियाँ हैं। डैश करके आप इनके नाम स्वयं लिखें, एक के नीचे एक लिखना। डिस्क्रिप्शन नहीं बताएंगे अपन क्योंकि वहाँ पे अपन अच्छे से पूरा पढ़ चुके हैं। बनाए हो ना अच्छे से फ्लो चार्ट FPS का, CGS का, MKS का, SI का, तो वापस से वही लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस नाम लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा कि वहाँ का यहाँ है। या लिखवाना हो तो बोलो, नहीं ना, लिख लीजिए नाम। बताइए क्या नाम है चांदनी के बाजू में, क्या नाम है इनका? गायत्री। हाँ बताओ क्या लिखा है? हाँ SI का फुल फॉर्म बताओ। ये लो, बताओ SI का क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मापी गई। MKS का अपडेटेड वर्जन है ना, तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। अब अगला लिखिए मात्रक, यूनिट्स। चारों लिख लिया ना एग्जाम्पल, FPS, CGS, MKS और SI। बस अब अगला हेडिंग डालना मात्रक, यूनिट्स। इसमें लिखना किसी भौतिक राशि को मापने के अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को, किसी भौतिक राशि को मापने के अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक को इकाई या मात्रक कहा जाता है। इकाई या मात्रक कहा जाता है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक या यूनिट्स 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखना मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा लिखना व्युत्पन्न मात्रक। पहला मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड लिखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स। बताइए क्या हो जाएंगे मूल मात्रक? जिनसे हम मूल राशियों को व्यक्त करें वो क्या हो जाएंगे? मूल मात्रक। और जिनसे हम व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करें उन्हें क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो पहला हेडिंग डालिए अब मूल मात्रक। इसमें लिखेंगे मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है, जिन
मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। सेकंड लिखेगा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। हेडिंग डालिए भौतिक राशियों की विमाएं, डायमेंशंस। भौतिक राशियों की विमाएं, डायमेंशंस। इसमें लिखना किसी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों, पावर, घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। मतलब यदि हम पावर दे देंगे तो उसे क्या कहेंगे, विमा। उन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों या घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक आपका के हुआ। कल मैं आपको बताऊंगी संपूरक राशियाँ। इसके पहले जो अपन ने लिखा हुआ था, क्या क्या लिखा था, कुछ मिसलेनियस टाइप में लिखा था। देखिए इकाइयाँ लिखी थी बड़ी से छोटी, डेका, हेक्टा, किलो, ऐसा लिखा था ना, याद हो गए? ऊपर वाला बताना पहले कैसे बनाए थे हमने। बताइए 10 की घात, फिर फिर 6, 9, 10 की घात, फिर बोलो। यहाँ पे क्या लिखूं? फिर याद हो गए ना, मतलब चलिए यहाँ
डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी और अट्टो। सबको याद है पक्का? 1 बैरल इज इक्वल्स टू 159। जो एक ड्रम होता है वो कितने लीटर का होता है? 159। एक गैलन 3.8 लीटर। एक ऑन्स 28 ग्राम। ये याद करने पड़ेंगे आपको, तभी आगे बढ़ेंगे। कल से हम वेक्टर स्केलर पे आ जाएंगे और आपको ये जो पूरक राशियाँ हैं, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है ना, वो पढ़ना है, और वेक्टर स्केलर पे आके देन फिर मोशन। ठीक है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, काम आएंगे। एक ऑन्स में क्या होता है? 28 ग्राम्स लगभग में आएगा सारी चीज़ें। पॉइंट में कुछ कुछ होता है, वो बहुत ज़रूरत नहीं है अपन को ना, कहीं नापने नहीं जाना है। फिर एक पाउंड 453 453 ग्राम। एक कैरेट 0.2 ग्राम्स। एक गज 3 फीट्स का होता है। एक गज 3 फीट का होता है। एक चेन 22 गज। कल होमवर्क है, इसका मैं टेस्ट लूँगी। और 1 नंबर 2 नंबर नहीं आना चाहिए, और गायब भी नहीं होना चाहिए, है ना। एक चेन 22 गज। एक फॉरलॉन्ग 10 चेन। 1 किलोमीटर। एक मील 1.6। कहाँ पे चलेंगे तो? ज़मीन पर। और वही समुद्र में चलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? नॉटिकल मील। थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो कितना होगा? 1.8। फिर लिखा होगा एक फैदम। लिखा है 6 फीट? नहीं लिखा? 6 फीट। समुद्र की गहराई को नापा जाता है फैदम में। ये अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है, समुद्र की गहराई किस में नापते हैं? तो फैदम में। और एक फैदम में होता है 6 फीट। 6 फीट है ना, मतलब 2 गज समझ लो। 1 फीट में कितने इंच? 12 इंच। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2.5 मीटर। अगला आप बनाएंगे, ऐसा बनाओ अगला। देखिए, इसके बाद यहाँ पे ये बना लेना, लंबाई और चौड़ाई। किसी चीज़ का हम जब एरिया निकालते हैं ना, तो उसकी एरिया बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अगर किसी चीज़ की लंबाई, किसी क्षेत्र की लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई भी क्या है? 100 मीटर, तो इस क्षेत्रफल को हम कहेंगे 1 हेक्टेयर। ठीक है, 100 मीटर इंटू 100 मीटर का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? 1 हेक्टेयर। इसको बनाओ, 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1 हेक्टेयर। अगला लिखोगे 1 बीघा। सुना है बीघा? जमीन नापते हैं। 1 बीघा बराबर 44 गज इंटू 44 गज, और फिर इसको बना लेंगे। मतलब लंबाई यदि 44 गज है और चौड़ाई भी 44 गज है, उसे क्या कहेंगे? उस क्षेत्रफल को बीघा। 1 बीघा का 1 गज में 3 फीट। अब वो निकालते हैं ना मीटर सेंटीमीटर में। 1 फीट में 12 इंच। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। 1 बीघा। और लास्ट है 110 गज। एकड़ सुना है? एकड़, हाँ ये है एकड़।
यदि कोई एरिया जिसकी चौड़ाई है 110 और लंबाई है 44 या 110 44 कहीं भी ले लो, उसको क्या कहेंगे? 1 एकड़। वन 110 इंटू 44, ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिट्स का जो चेंज करते हैं वो ख़त्म हुआ। इसको आप याद करके आएंगे कल इसी का टेस्ट होगा आपका फिज़िक्स में, है ना। इसको बंद कर देना साक्षी पहले।